आज हम एक ऐसे प्लेन की मिस्ट्री से पर्दा उठाने वाले हैं जो एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा मिस्टीरियस केस है। मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370 जो 8 मार्च 2014 को टेक ऑफ किया और फिर ये प्लेन कभी लैंड नहीं किया। इस घटना के बारे में आपने कई सारी मनगढ़ंत कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज हम पुख्ता सबूत और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा ये जानने के लिए कि आखिर मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370 दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस केस कैसे बन गया। आखिर क्या हुआ था इस प्लेन के साथ? क्या यह प्लेन सच में क्रैश हो गया था या फिर इसे जानबूझकर क्रैश किया गया था? आखिर क्या थी इस घटना की पूरी कहानी जानेंगे आज की इस वीडियो में। 8 मार्च 2014 मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370 मलेशिया के कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात के 12:42 पर बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन में 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इस प्लेन को 53 वर्षीय कैप्टन जहारी अहमद शाह उड़ाने वाले थे। इनके पास लगभग 18,365 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। साथ ही 27 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद भी इस प्लेन में मौजूद थे और इनके पास लगभग 2,760 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। फ्लाइट MH370 लगभग 5 घंटे 30 मिनट के लिए उड़ान भरने वाला था। शनिवार 8 मार्च 2014 रात के 12:42 में मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370 सफलतापूर्वक उड़ान भरा। उड़ान के करीब कुछ ही देर बाद ये प्लेन वियतनाम के एयर स्पेस में दाखिल हुआ। इसीलिए कोलालमपुर का ATC रेडियो पर मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370 को कहता है, कॉन्टैक्ट कोची मिन 120.9 गुड नाइट। और इसके जवाब में प्लेन का कैप्टन जहारी अहमद शाह कहता है, गुड नाइट मलेशियन 370। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किसे पता था कि कैप्टन जहारी अहमद शाह के ये शब्द आखिरी शब्द बन जाएंगे इस प्लेन के लिए, क्योंकि उसके बाद इस प्लेन से कभी कांटेक्ट नहीं हो पाया और ना ही इस प्लेन का कुछ आता पता चल पाया। कोलालमपुर ATC ने MH370 को गुड नाइट विश करते हुए इस प्लेन का पूरा कंट्रोल अब वियतनाम ATC के हाथों में सौंप दिया था। लेकिन यह प्लेन वियतनाम एयर स्पेस में दाखिल होने के सिर्फ 30 सेकंड्स बाद ही अचानक ATC के रडार से गायब हो गया। दोस्तों, किसी भी प्लेन को गायब तब माना जाता है जब प्लेन का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाए और प्लेन से संपर्क ना हो पाए, प्लेन का कुछ भी आता पता ना चल पाए। लेकिन मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 काफी आधुनिक प्लेन था। बोइंग 777-200 मॉडल का लेटेस्ट वर्जन था और इस प्लेन में कांटेक्ट करने के लिए 4 से भी ज्यादा ऑप्शन थे, जैसे कि LF, HF, VLF रेडियो। इसके अलावा सैटेलाइट टेलीफोनी और डेटा लिंक सिस्टम भी था। अगर प्लेन हाईजैक हो गया हो या किसी भी तरह की कोई मेडे कॉल हो, कोई इमरजेंसी हो, तो पायलट अपनी बात को ट्रांसपॉन्डर के जरिए 7700 नंबर टाइप करके सीधा ATC से बात कर सकता है और उन्हें सिग्नल भेज सकता है बिना कोई बात करके। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस प्लेन में ना तो कोई तकनीकी खराबी थी और ना ही कोई इमरजेंसी या मेडे कॉल। लेकिन फिर भी ये प्लेन अचानक से वियतनाम ATC के रडार से गायब हो गया। आज तक एविएशन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्लेन के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम एक साथ फेल हो जाए और प्लेन का कुछ भी आता पता ना चल जाए और ना ही प्लेन का मलबा भी मिल जाए। लेकिन अब MH370 दुनिया का सबसे मिस्टीरियस केस बन चुका था। इस प्लेन के साथ आखिर क्या हुआ किसी को नहीं पता था। प्लेन रडार से गायब होने के लगभग 18 मिनट बाद वियतनाम ATC ने कोलालमपुर ATC को खबर किया कि हमारा कांटेक्ट MH370 से नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके बाद भी अगले 4 घंटे तक इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब सुबह के 6:32 हो चुके थे और इस टाइम तक MH370 को बीजिंग में लैंड करना चाहिए था। लेकिन ये प्लेन ना तो कहीं लैंड किया और ना ही किसी के साथ इसका संपर्क हो पाया।
अब तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू टीम को भेज दिया गया इस प्लेन का पता लगाने के लिए। अब क्योंकि ये प्लेन मलेशिया से बीजिंग जा रहा था और बीच में वियतनाम पड़ता था, इसीलिए सर्च ऑपरेशन इन दोनों के बीच रास्ते में प्लेन को ढूंढा जाने लगा। लगभग 3 दिन खोज करने के बाद भी प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। MH370 अब दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस केस बन चुका था। इसे खोजने के लिए 7 अलग अलग कंट्रीज काम में लग गई। लगभग 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट इस सर्च ऑपरेशन में शामिल थी, लेकिन किसी को भी सफलता हाथ नहीं लगी। घटना के लगभग 3 दिन बाद एक चौंका देने वाला सबूत मिल गया। दरअसल इन्वेस्टिगेशन की टीम पिछले 3 दिन से इस प्लेन को जहां पर ढूंढ रही थी, असल में यह प्लेन उस डायरेक्शन में गया ही नहीं था। वियतनाम एयर स्पेस में दाखिल होते ही यह प्लेन लेफ्ट साइड की ओर लगभग 190 डिग्री मुड़ चुका था और एक विशाल समुद्र की ओर उड़ान भरा था। लेकिन कैसे? प्लेन का ऑटो पायलट तो ऐसा नहीं कर सकता था। इतनी एक्यूरेसी से प्लेन को लेफ्ट की ओर लगभग 190 डिग्री मोड़ना और अगले 6 घंटे विशाल समुद्र की ओर उड़ान भरना, वो भी सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को एक साथ बंद करके, सभी से छुपते छुपाते प्लेन को सही सलामत उड़ाना बिना एटीसी की मदद से, ये किसी एक्सपर्ट का ही काम था। अब यह पता लगाने के लिए कि क्या सच में यह प्लेन हाईजैक हो चुका था या प्लेन में कोई आतंकी संगठन के लोग मौजूद थे जो पायलट से जबरदस्ती ये सब करवा रहे थे, इसका पता लगाने के लिए प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स का बैकग्राउंड चेक किया जाने लगा। और तभी 2 पैसेंजर्स ऐसे मिले जिन्होंने नकली पासपोर्ट का यूज किया था। उन्होंने ये पासपोर्ट किसी और के चुराए थे और उस पासपोर्ट का इस्तेमाल करके ये दोनों लड़के दूसरे कंट्री में सेटल होने के लिए जा रहे थे। लेकिन इसके अलावा और कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगा, इसलिए उन दोनों को छोड़ दिया गया। प्लेन को गायब करने में उनका कोई भी हाथ नहीं था। अब दूसरा शक पायलट और कैप्टन पर किया जाने लगा। इसमें कुछ लोगों का ये कहना था कि दोनों भी पायलट का इस प्लेन को गायब करने में कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की टीम कैप्टन जहारी अहमद शाह के घर पहुंची तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि कैप्टन जहारी के घर में एक फ्लाइट सिमुलेटर है और उसमें कैप्टन जहारी ने एक नक्शे को ड्रॉ किया था, एक पाथ को ड्रॉ किया था गेम खेलने के लिए। लेकिन यह पाथ, यह नक्शा कोइंसिडेंटली उसी रास्ते से मिलता जुलता था जो एक्चुअल में MH370 गुजरा था। इसके अलावा कैप्टन जहारी के खिलाफ और एक सबूत मिला था और वो था प्लेन का ट्रांसपोंडर जो कॉकपिट में होता है। जब ये प्लेन वियतनाम एटीसी के रडार से गायब हो गया था, उसी वक्त प्लेन के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम भी एकदम से बंद हो गए थे। उसमें ट्रांसपोंडर भी था। अब अगर प्लेन हाईजैक नहीं हुआ था या प्लेन में कोई भी इमरजेंसी नहीं था, तो ऐसे में प्लेन के ट्रांसपोंडर को सिर्फ एक ही इंसान बंद कर सकता है और वो था कैप्टन जहारी। लेकिन इतने सारे सबूत कैप्टन जहारी के खिलाफ मिलने के बावजूद भी जो ऑफिशियल इंचार्ज थे इस सर्च ऑपरेशन के, उन्होंने सारे सबूतों को खारिज किया और ये कहा कि कैप्टन जहारी मलेशिया एयरलाइन के सबसे सीनियर और ऑनेस्ट कैप्टन थे। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक था और उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी बिल्कुल ठीक था। अब महीनों तक छानबीन करने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन की टीम को निराशा ही हाथ लगी। कोई भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। जैसे जैसे दिन बीतता गया, लोगों में आक्रोश और भी बढ़ता गया, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। यह घटना एविएशन के इतिहास की सबसे बड़ी मिस्टीरियस घटना बन चुकी थी और इस हादसे का कोई भी सबूत इन्वेस्टिगेशन की टीम को नहीं मिला था। फाइनली घटना के 16 दिन बाद एक ऐसा सबूत मिला जिसे किसी रडार ने नहीं बल्कि सैटेलाइट ने कैप्चर किया था। MH370 भारतीय समुद्र में तेजी से टकराया था, जिससे पानी में एक बड़ी लहर बन गई थी और समुद्र के पानी में हुए इस बदलाव को सैटेलाइट के द्वारा कैप्चर किया गया था। इसके अलावा जब यह प्लेन भारतीय समुद्र की ओर उड़ान भर रहा था, तभी ऑटोमेटिकली ये प्लेन सैटेलाइट के साथ संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा था और लगभग 7 बार इस प्लेन ने सैटेलाइट से कनेक्ट होने का प्रयास किया। इसे कुछ आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, हमारे फोन का वाईफाई कभी कभी पब्लिक प्लेस के वाईफाई से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। हमें खुद उसे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक उसी तरह
सैटेलाइट के मिले डेटा के अनुसार ये प्लेन गायब होने के बाद भी करीब 6 घंटों तक लगातार फ्लाई करता रहा और फाइनली ये प्लेन इंडियन ओशियन में क्रैश हो गया। लेकिन इंडियन ओशन का चप्पा चप्पा छान मारने के बाद भी प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिला। इस प्लेन को खोजते खोजते कई महीने कई साल गुजर गए लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। इस प्लेन को खोजने के लिए लगभग 3 बार बड़े बड़े सर्च ऑपरेशंस किए गए जिसमें 160 मिलियन डॉलर्स खर्च हो गए पर रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। अब इस घटना को 8 साल हो चुके थे। लोगों की उम्मीदें भी खत्म होने लगी थी लेकिन 13 दिसंबर 2022 में एक रिपोर्ट सामने आया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। हाल ही में इस प्लेन का कुछ हिस्सा एक मछुआरे के घर से बरामद किया। ये प्लेन का हिस्सा उस मछुआरे को 5 साल पहले समुद्र में मिला था। इसके अलावा और भी मलबा मिला था और इन सारी चीजों को बारीकी से देखने के बाद ये साफ साफ पता चला कि मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370 क्रैश होने से पहले इसका लैंडिंग गियर डाउन था। और जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस प्लेन में कोई भी इमरजेंसी या तकनीकी खराबी नहीं था। अब इन्वेस्टिगेटर्स का दिमाग चकराने लगा कि आखिर किस लिए कैप्टन ने प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन किया होगा और आखिर में इन्वेस्टिगेशन की टीम ने इसका भी अंदाजा लगा लिया। दोस्तों अब इन्वेस्टिगेशन की टीम को अब ये पता चल चुका था कि हो ना हो इस प्लेन को कैप्टन ने ही जानबूझकर क्रैश किया है और इसका पुख्ता सबूत भी था प्लेन का लैंडिंग गियर जो डाउन था। इसे कैप्टन ने ही डाउन किया था इसीलिए ताकि ये प्लेन जल्द से जल्द पानी में डूब जाए, पानी तेजी से प्लेन के अंदर भर जाए और सभी 239 लोग विशाल समुद्र में खामोश हो जाए। साथ ही दूसरा पुख्ता सबूत ये भी था कि कैप्टन जहारी के घर में फ्लाइट सिमुलेटर मिला जिसमें कैप्टन जहारी ने एक नक्शा बनाया था प्लेन को उड़ाने के लिए। ये गेम जरूर था लेकिन जो नक्शा इस गेम में था सेम वही नक्शा उसी रास्ते से MH370 प्लेन को कैप्टन जहारी ने उड़ाया था। इट मींस कैप्टन जहारी ने पूरा प्लान किया था MH370 को क्रैश करने का। खैर जो भी हो लेकिन उन 239 लोगों की क्या गलती थी जो हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में खामोश हो गए, जो बेवजह मारे गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।